नमस्कार दोस्तों। मैं ये सोच रहा था कि आपसे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और मध्य प्रदेश के उपचुनाव के बारे में लाइव वीडियो में बातचीत करूंगा, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी सी चल रही है इंटरनेट को लेकर, उसकी वजह से लाइव संभव नहीं हो पा रहा है। और फिलहाल जो मैंने जानकारी कलेक्ट की है उसी के आधार पर मैं एक अपनी निजी ओपिनियन के हिसाब से और अपने सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी आपने को दे रहा हूँ वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इसमें दोस्तों फिलहाल जो उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुआ उसके बारे में आज बात करेंगे। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों का उपचुनाव हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे कि कहाँ पर कौन जीत सकता है और किसके आगे रहने की संभावना है। फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव में आज वोटिंग हुआ, जो हैं अमरोहा जिले की नौगांव सादात, बुलंदशहर जिले की बुलंदशहर सदर सीट, फिरोजाबाद जिले की टुंडला सुरक्षित सीट, उन्नाव की बांगरमऊ सीट, कानपुर की घाटमपुर सुरक्षित सीट, देवरिया सीट और जौनपुर की मल्हनी सीट। इन सीटों पर मतदान हुआ और मतदान का जो परसेंटेज है वो इतना कोई खास नहीं रहा। और जो जानकारी मेरे पास आई है शाम 5 बजे के आसपास की जो जानकारी थी, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास की, तो अमरोहा की जो नौगांव सादात सीट है उस पर 57.6% मतदान हुआ, बुलंदशहर में 49.77%, टुंडला सीट पर 50%, बांगरमऊ पर 49.45%, घाटमपुर सीट पर 47.65%, देवरिया सीट पर 48.48% और मल्हनी पर 55.60% मतदान हुआ। यानी कि सबसे ज़्यादा मतदान हुआ अमरोहा सीट पर, अमरोहा की नौगांव सादात सीट पर। इसी सीट से बातचीत शुरू करते हैं। इस सीट पर आपको पता ही होगा कि क्रिकेटर रहे चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और चेतन चौहान जी का निधन हो गया था कोरोना के कारण पिछले दिनों, और यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। और यहाँ पर उन्होंने 2017 में लगभग 21,000 वोटों से भारी जीत हासिल की थी चेतन चौहान ने। और उनके सामने समाजवादी पार्टी के मौलाना जावेद अब्दी चुनाव लड़े थे, 2017 में नंबर 2 पर रहे थे और समाजवादी पार्टी ने इस बार भी उन्हें टिकट दिया संगीता चौहान के सामने। दूसरी ओर मुस्लिम बहुल सीट होने के कारण इस पर बसपा ने मोहम्मद फुरकान अहमद को टिकट दिया, जो कि मुस्लिम वोट हासिल करने की उसमें स्ट्रॉन्ग नजर आए। और कांग्रेस ने डॉक्टर कमलेश सिंह को दिया। यहाँ मुकाबला बहुत ही कांटे का है। और इस सीट पर जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से मुसलमानों की वोटरों की पहली चॉइस समाजवादी पार्टी बनी है। और इस सीट पर फुरकान अहमद को उतने वोट नहीं मिले हैं जितने की बीजेपी सोच रही थी कि मुस्लिम वोट बट जाएंगे तो उसे लाभ मिल जाएगा, तो उतने वोट यहाँ पर बट नहीं पाए हैं। और हो सकता है अगर इसमें मोहम्मद फुरकान को ज़्यादा वोट मिल गए मुस्लिम वोट तो संगीता चौहान आसानी से जीत सकती हैं, वरना अगर उनकी जीत होगी तो बहुत नैरो मार्जिन से होगी। लेकिन बीजेपी का मानना है कि वो इस सीट को जीत रही है, समाजवादी पार्टी का मानना है कि वो भी इस सीट को जीत रही है, और बसपा का ये मानना है कि अगर वो सीट जीतेंगे नहीं तो दूसरे नंबर पर वो रहेंगे। फिलहाल इस पर तिकोना मुकाबला नजर आ रहा है। तिकोने मुकाबले में बीजेपी निकलती हुई नजर आ रही है अगर बसपा प्रत्याशी वोट काट देते हैं मुस्लिम वोट। बुलंदशहर सीट पर मुकाबला बसपा और बीजेपी के बीच में हुआ है। बीजेपी ने यहाँ उषा सिरोही को प्रत्याशी बनाया है, जो कि यहाँ से विधायक रहे वीरेंद्र सिरोही की पत्नी हैं। वीरेंद्र सिरोही का निधन हो गया था 2012 के चुनाव में। वीरेंद्र सिरोही यहाँ बसपा के हाजी अलीम से हारे थे और 2017 में 18,000 वोट से हाजी अलीम को उन्होंने हरा दिया था। तो यहाँ से हाजी अलीम के भाई हाजी यूनुस बसपा प्रत्याशी हैं और मुकाबला बीजेपी की उषा सिरोही और बसपा के हाजी यूनुस के बीच ही हुआ। हाजी यूनुस ने यहाँ पिछले दिनों काफ़ी काम किया। बताया जाता है कि हाजी यूनुस ने कोरोना काल में मुस्लिम समुदाय के लोगों की बहुत मदद की, काफ़ी पैसा खर्च किया और उन लोगों को हेल्प पहुँचाने का प्रयास किया और वो लगातार एक्टिव थे यहाँ पे।
तो इस वजह से हो सकता है कि उनके प्रति मुस्लिम का समर्थन जाए। यहाँ पे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं था, समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी प्रवीण सिंह को समर्थन दिया था, जो केवल जाट वोट पर डिपेंड कर रहे थे। और अगर उन्होंने जाट वोट हासिल की होंगी तो निश्चित रूप से उषा सिरोही को नुकसान होगा। लेकिन मुकाबला यहाँ बीजेपी और बसपा के बीच में है। और यहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे सुशील चौधरी, चेयरमैन का चुनाव लड़ चुके हैं पहले, उन्हें ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ दलित और मुस्लिम वोटर भारी संख्या में है। और इसके अलावा बीजेपी को ये लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का जो प्रत्याशी है वो भी कुछ मुस्लिम वोट काट लेगा। तो इस लिहाज से हो सकता है कि हाजी यूनुस के मुकाबले बीजेपी बाजी मार ले जाए। इसे सीट बीजेपी अपने खाते में मान रही है। इसके अलावा टुंडला सुरक्षित सीट पर जो है बीजेपी और बसपा के बीच में मुकाबला हुआ है। और यहाँ पर आपको पता ही होगा एसपी सिंह बघेल आगरा के सांसद बन गए थे। उनके जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी और लंबे समय से यहाँ थोड़ा कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, चुनाव आयोग में ये मामला फंसा हुआ था। इसी वजह से इस सीट पर चुनाव टल रहा था और अब चुनाव हुआ है। बीजेपी के प्रेमपाल धनगर और बसपा के संजीव कुमार चक के बीच में यहाँ मुकाबला बताया जा रहा है। सपा ने यहाँ महाराज सिंह धनगर को टिकट दिया था। इसके अलावा बांगर मऊ सीट है उन्नाव की, जहाँ से कुलदीप सेंगर, जिन्हें बलात्कार के मामले में सजा हुई थी और उनकी विधायकी गई थी, उसके बाद ये सीट पर चुनाव हो रहा है। कुलदीप सेंगर की यहाँ व्यक्तिगत पहचान थी और इसी वजह से उन्हें वोट मिलती आई है यहाँ पर। और 50 साल का इतिहास बताता है कि यहाँ कभी बीजेपी नहीं जीती, कुलदीप सेंगर ने ही ये सीट बीजेपी को दिलवाई थी। बहरहाल यहाँ पर बीजेपी ने श्रीकांत कटियार को प्रत्याशी बनाया है, सपा ने सुरेश कुमार पाल को, बसपा ने महेश प्रसाद को और कांग्रेस की आरती वाजपेयी। बताया जाता है कि आरती वाजपेयी यहाँ स्ट्रॉन्ग चुनाव लड़ी हैं, उन्हें काफ़ी वोट मिले हैं। यही वजह है कि बीजेपी को ये सीट अपनी ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार नहीं मिल पाएगी। और मुकाबला यहाँ हो सकता है कि बस सीट त्रिकोणीय हो जाए, क्योंकि कांग्रेस की प्रत्याशी अच्छा चुनाव लड़ी हैं। तो हो सकता है कि यहाँ बसपा के बजाय तीसरे स्थान पर कांग्रेस आ जाए और बीजेपी और सपा के बीच में यहाँ मुकाबला हो जाए। तो ये सीट भी बीजेपी को अपने खाते में नज़र नहीं आ रही है। कानपुर की घाटमपुर सीट सुरक्षित सीट है। कमला रानी वरुण जो विधायक थी यहाँ से और योगी सरकार में मिनिस्टर थी, उनके कोरोना से निधन हो जाने के कारण ये सीट खाली हुई थी। और यहाँ पर बीजेपी मान रही है कि इस सीट को बीजेपी जीत लेगी। उपेंद्र पासवान उनके प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी के इंद्रजीत कुरील यहाँ दूसरे स्थान पर रह सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने यहाँ कृपाशंकर संखवार और बसपा ने कुलदीप पासवान को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। सुरक्षित सीट है, हो सकता है कि यहाँ पर दलित वोट कटे हों और दलित वोट हो सकता है बसपा प्रत्याशी को भी गए हों, लेकिन बीजेपी का मानना है कि वो इस सीट को जीत सकते हैं। मुकाबला यहाँ समाजवादी पार्टी से नजर आ रहा है। देवरिया में सभी ब्राह्मण प्रत्याशी हैं और यहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में मुकाबला होता हुआ नजर आया। यहाँ पर जन्मेजय सिंह जो यहाँ के बीजेपी के विधायक थे, उनके निधन के कारण ये सीट खाली हुई थी। समाजवादी पार्टी ने ब्रह्मशंकर त्रिपाठी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस ने मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी को, बसपा ने अभयनाथ त्रिपाठी को और बीजेपी ने डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी को। फिलहाल जानकारी यही मिल रही है कि यहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी में मुकाबला हुआ है और ये सीट हो सकता है कि बीजेपी निकालने में सफल रहे। बीजेपी इस सीट को अपने खाते में मान रही है। मल्हनी सीट बहुत टेक्निकल सीट है। मल्हनी सीट पर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और हो सकता है कि इस सीट को बीजेपी गंवा दे, ये भी हो सकता है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक थे पारसनाथ यादव, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई। समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे लक्की यादव को टिकट दिया, जाहिर है सहानुभूति उन्हें मिलेगी लोगों की। और यहाँ पर भाजपा ने मनोज सिंह को टिकट दिया, बसपा ने जयप्रकाश दुबे को और कांग्रेस ने राकेश मिश्रा को। इस सीट की सबसे बड़ी टेक्निकल इसलिए है, ये बीजेपी को इसलिए मुश्किल मिल रही है सीट, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से बीजेपी 16-17 साल से कोई चुनाव नहीं लड़ी। छोटे मोटे दूसरे दलों को समर्थन देती रही और दूसरे दलों के प्रत्याशी बीजेपी के समर्थन से यहाँ लड़ते रहे। बाहुबली धनंजय सिंह जो सांसद भी रहे हैं, वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। पहले वो बीजेपी के समर्थन से भी चुनाव लड़ चुके हैं।
तो इसलिए ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि धनंजय सिंह वोट काट दें बीजेपी की, और प्रभाव है उनका इस क्षेत्र में। अगर उन्होंने वोट काटी तो फिर मुश्किल हो सकता है बीजेपी के लिए यहाँ पर जीतना। वैसे भी यहाँ बहुत सारे प्रत्याशी हैं, 16 प्रत्याशी मैदान में थे इन सभी सीटों में से, और एकमात्र ये सीट है जिस पर 2 ईवीएम लगाई गई थी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कांटा फंस सकता है, और यहाँ पर वोटिंग भी 55% से ज़्यादा हुआ है। तो बीजेपी को ये सीट मुश्किल अपनी नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि बांगर, मऊ, मल्हनी इन 2 सीटों को छोड़ दें तो बाकी 5 सीटों को बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो ट्रेंड है वो दोस्तों कुछ इस पर भी निर्भर करेगा कि पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से मायावती ने बयान दिए कि मैं समय पड़ने पर बीजेपी को समर्थन दे सकती हूँ लेकिन सपा के साथ नहीं जा सकती, तो हो सकता है कि इस वजह से मुस्लिम वोटर बसपा से खिसक कर सपा की ओर चले गए हों। ये बहुत संभव है। हालांकि कई जगह बसपा के प्रत्याशी फाइट में हैं, बुलंदशहर में फाइट में हैं, टुंडला सीट पर फाइट में हैं, कई सीटों पर फाइट में हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो ट्रेंड है वो ये बता रहे हैं कि इन 7 सीटों में से पहले 3-3 सीटों पर बसपा और सपा दूसरे स्थान पर थी, लेकिन इस बार जो है लगभग 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर रह सकती है, और बीजेपी इन 7 में से 5 सीटें जीतने की स्थिति में नजर आ रही है। तो यही स्थिति है दोस्तों, मेरा अनुमान जो कहता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में भी 3 नवंबर को ही चुनाव हुआ, और वहाँ का जो अनुमान है 28 सीटों का, उनमें से बताया जा रहा है कि 16 से लेकर 20 सीटें तक बीजेपी जीत सकती है। उसके बारे में इतनी 28 सीटों पर इतनी डिटेल से यूपी की तरह डिस्कस करना संभव नहीं है, लेकिन जो वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक शिवराज सिंह की सरकार बच जाएगी, और उन्हें 9 विधायकों की जरूरत है बहुमत पाने के लिए, और वो 16-17 से अधिक विधायक उनके जीत रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर शिवराज सिंह की सरकार अब 5 साल तक आराम से चल सकती है। तो दोस्तों यही था मेरा जो अभी तक का आकलन है। आपसे बात होती रहेगी, देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार।